हेलो, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डीएमसीएम आईएएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का को केवल एडिटोरियल सेक्शन ही हम हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी ट्रांसलेट में ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का है ये पहला एडिटोरियल, और जिसको हम ट्रांसलेट करके इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप केवल सुनिए और देखते रहिए। तो इसका मोटो क्या था? ए डिफरेंट मिडिल ईस्ट। और इसको ट्रांसलेट करके हम इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अलग मध्य पूर्व। पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ईरान इजराइल युद्ध क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में बदलाव का संकेत देता है और तेहरान के सहयोगियों के लिए हिसाब किताब। पहले टॉपिक का मुद्दा कहाँ से उठा है ये देखते हैं यहाँ से। ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका के शामिल होने के बाद कई सवाल बने हुए हैं। सबसे पहले, ट्रंप की शानदार सैन्य सफलता के तत्काल परिणाम क्या हो सकते हैं होंगे। दूसरा, क्या ईरानी अधिकारी अभी भी अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापक परमाणु समझौते के लिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा, क्या ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किया गया नाजुक युद्ध विराम कायम रहेगा। अंत में, क्या ईरानी शासन एक बार फिर अपने नागरिकों के खिलाफ अपनी बंदूकें तानेगा, जो इस युद्ध की नैतिक वैधता के बारे में पूछने की हिम्मत करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अभी टॉपिक क्या था? ये था इसमें का प्रश्न जो इसमें लोगों के द्वारा उठाए गए हैं, वो यहाँ पे किया जाता है। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से। अब दुनिया भर के लोगों के लिए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में आसानी से पक्ष लेना और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बजाय इस टकराव की रणनीतिक और राजनीतिक जरूरतों पर प्रतिक्रिया देना आम बात हो गई है। अभी पूछने के लिए सही सवाल यह है कि हम यहाँ क्यों पहुँचे, और निश्चित रूप से सही उत्तर यह है कि पिछले 40 वर्षों के दौरान इजराइल राज्य और ईरानी राज्य के बीच वैचारिक टकराव मध्य पूर्व में आधिपत्य के बारे में रहा है। एक और ईरानी शिया मौलवी और ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड बहुत हाल तक इस भ्रम में जी रहे थे कि ईरान इतना बड़ा शक्तिशाली है कि वह एक ही समय में इजराइल और अमेरिका से लड़ सकता है। लगभग 5 दशकों तक ईरानी शासन ने इजराइल राज्य के खिलाफ अपनी बयानबाजी के बारे में बहुत मुखर होने और लेवेंट में अमेरिकी शक्ति को कम करने की गलती की। सद्दाम हुसैन के इराक के साथ 8 साल के युद्ध की समाप्ति के बाद यह और तेज हो गया, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, विशेष रूप से कुद्स फोर्स, ने प्रमुख भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति काल के दौरान इराक में अमेरिकी सेना द्वारा कासिम सुलेमानी की अप्रत्याशित हत्या इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान के छद्म युद्धों के मास्टरमाइंड के खिलाफ एक निर्णायक कदम था। सुलेमानी की हत्या के बावजूद ईरानी शासन ने मध्य पूर्व और उससे आगे के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी आधिपत्यपूर्ण धारणा को आगे बढ़ाना जारी रखा। पिछले 5 सालों में ईरानी शासन ने लेबनान के हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूतियों जैसे अपने छद्म संगठनों के माध्यम से मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिकी हितों पर हमला करने की कोशिश की है। ईरानी लोगों को उसकी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। मुफ्त आगे चलते हैं यहाँ से। ट्रंप के अधिकतम दबाव और अभियान और मानवाधिकारों के हनन, परमाणु प्रसार गतिविधियों और यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए सैन्य समर्थन के जवाब में ईरान के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग होने से आधिपत्य का सिंड्रोम। हालांकि इसके बावजूद ईरान ने बाइडेन प्रशासन और यूरोपीय संघ के साथ कूटनीतिक खेल खेलना जारी रखा, जिससे ईरानी परमाणु स्थलों की प्रकृति पर बातचीत में हर बार इजराइल को समीकरण से बाहर रखा गया। यह इन देशों के साथ सीधे टकराव में भी शामिल नहीं हुआ। हालांकि 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, और 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों की 3 लहरों के साथ जवाब दिया। हालांकि दोनों देशों के बीच हाल के युद्ध के विपरीत ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के नागरिकों, सेना अधिकारियों
या संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया। ईरान और इजरायल के बीच मौजूदा युद्ध में चीजें अलग लग रही हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजरायल ईरान की सेना और उसके परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले में ट्रंप के राजनीतिक और सैन्य समर्थन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। दूसरी ओर कहा जा सकता है कि अयातुल्ला खamenei को सलाहकारों द्वारा ईरान के मुख्य परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी के बाद युद्ध को आगे न बढ़ाने के लिए कहा गया था। तीसरा, ईरानी शासन ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोनों को दागने का विकल्प खुला रखा, जैसे कि उसने अमेरिका द्वारा बिना शर्त युद्ध विराम के सुझाव के कुछ घंटों बाद किया। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इस्लामी गणराज्य ईरान का अस्तित्व दांव पर था, जैसा कि 1988 के ईरान इराक युद्ध के मामले में था। ईरान की मिसाइलें और गोला बारूद खत्म हो सकते हैं, अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। हालांकि कुछ ईरानी सैन्य कमांडरों ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोनों को दागने का विकल्प खुला रखा है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करके अमेरिका को करारा जवाब देने का सुझाव दिया जा सकता था, जिसके माध्यम से दुनिया के समुद्री कच्चे तेल का एक चौथाई से अधिक भाग गुजरता है। यहाँ तक कि ईरान के दो प्रमुख सहयोगी रूस और चीन ने भी ऐसी मूर्खता का समर्थन नहीं किया है। फारस की खाड़ी क्षेत्र के अरब नेताओं, खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और कतर ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की है, जबकि क्षेत्रीय आधिपत्य की तलाश में शिया ईरान को शामिल नहीं किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे ईरान के अपने कमजोर पड़ चुके सहयोगियों और अपने दो राजनीतिक सहयोगियों रूस और चीन से अचानक अलग थलग पड़ जाने से चिंतित है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़े हुए हैं और मध्य पूर्व में उथल पुथल से उन्हें बहुत कुछ होना है। ईरान में शासन परिवर्तन कोई आसान काम नहीं है। ईरान में शासन परिवर्तन कोई आसान काम नहीं है। अब तक इजराइल और अमेरिका ईरान की परमाणु क्षमताओं के पीछे ढकेलने में सफल रहे हैं, लेकिन इसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को अस्थायी रूप से समाप्त नहीं किया है। ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका के शामिल होने के बाद भी कई सवाल बने हुए हैं। सबसे पहले, ट्रंप की शानदार सैन्य सफलता के तत्काल परिणाम क्या हैं? क्या ईरानी अधिकारी अभी भी अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापक परमाणु समझौते के लिए आगे बढ़ेंगे? तीसरा, क्या ईरान और इजरायल के बीच अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई नाजुक युद्ध विराम कायम रहेगा? अंत में, क्या ईरानी शासन एक बार फिर अपने नागरिकों के खिलाफ अपनी बंदूकें तानेगा, जो देश के नेतृत्व की नैतिक वैधता के बारे में पूछने की हिम्मत करते हैं? एक तरह से या किसी अन्य रूप में, जून 2025 के बाद ईरान एक नए मध्य पूर्वी रोड मैप के लिए आधार तैयार करेगा। अब दूसरा एडिटोरियल देखते हैं। ये देखिए, द एलाइट्स इमरजेंसी सर्व इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल सा वर्कर्स राइट्स डिसमेंटल्ड। अभिजात वर्गों के लिए आपातकाल ने पूंजी के हितों की पूर्ति, श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया। क्या टॉपिक है यहाँ पे देखते हैं। एक साक्षात्कार में भारत के प्रमुख उद्योगपति जेआरडी टाटा ने साफ शब्दों में कहा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमने यहाँ क्या क्या झेला है। हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन। ऐसे भी दिन थे जब मैं अपने दफ्तर से बाहर निकलकर सड़कों पर नहीं जा सकता था। संसदीय प्रणाली हमारी जरूरतों के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल सही, तानाशाही सत्ताधारी वर्ग के अनुकूल है। अब देखते हैं टॉपिक क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 50 साल पहले स्वतंत्र भारत को तानाशाही का पहला अनुभव हुआ था। आपातकाल की घोषणा, मौलिक अधिकारों का निलंबन, सभी असहमति का निर्मम दमन और 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी जैसे इंदिरा गांधी के कार्यों ने हमारे संविधान और न्यायपालिका सहित संस्थानों की कमजोरी और सत्ता के संकेंद्रण के खतरनाक परिणामों को फिर से उजागर किया। लोकतंत्र पर चौतरफा हमला राष्ट्रहित के नाम पर किया गया था, ताकि राष्ट्र को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाया जा सके। नकली राष्ट्रवाद तानाशाहों के लिए एक सुविधाजनक साधन है। आपातकाल भी मजदूर वर्ग पर एक संगठित हमला था और उस इसने उन नियमों और अधिकारों को खत्म कर दिया जिन्हें पूंजीवाद पर बेड़ियां माना जाता था।
1970 के दशक की शुरुआत में मजदूर वर्ग के संघर्ष और उग्रवाद ने भारत के पूंजीपतियों को हिलाकर रख दिया था। 1974 के ऐतिहासिक रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बाद एकजुटता की कई कार्रवाइयों का दौर चला। आपातकाल ने यूनियन बनाने, विरोध करने, हड़ताल करने के मूल अधिकार को खत्म कर दिया, मजदूर वर्ग को निहत्था कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में जेआरडी टाटा ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम यहाँ क्या क्या झेल चुके हैं। वही मुद्दा जो अभी पहले पढ़ा था। हड़तालें, बहिष्कार, प्रदर्शन, क्यों ऐसे दिन भी आए जब मैं अपने कार्यालय से बाहर निकलकर सड़कों पर नहीं जा सका। संसदीय प्रणाली हमारे जरूरतों के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल सही, तानाशाही शासक वर्गों के अनुकूल होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपातकाल कुल मिलाकर भारतीय उद्योग जगत द्वारा समर्थित। जिस दिन आपातकाल की घोषणा की गई, मैं कोलकाता में था और ट्रेड यूनियनों में पूर्णकालिक काम करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। कोलकाता में हमारे पार्टी कार्यालयों पर छापे मारे गए और सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने पहले ही बंगाल के खिलाफ आतंक का राज शुरू कर दिया था। 1971 के चुनावी जनादेश को पलटते हुए कम्युनिस्टों ने सीपीआईएम को फायदा पहुंचाया था। यह महज संयोग नहीं था कि आपातकाल की घोषणा करने में वे श्रीमती गांधी के मुख्य सलाहकार थे। कोलकाता को एक तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। कुछ सप्ताह बाद मैं दिल्ली पहुंचा और बिरला मिल के कपड़ा मजदूरों से मेरी पहली मुलाकात हुई। शाम की शिफ्ट के बाद हमें एक छोटे से कार्यालय में मिलना था। दरवाजा कसकर बंद था। एक ही लैंप जल रहा था ताकि ध्यान आकर्षित ना हो। मजदूरों ने आपातकाल को अपने काम के बोझ में भारी वृद्धि के माध्यम से बढ़ते शोषण के समय के रूप में पहचाना। वार्षिक बोनस में भी कटौती की गई थी। मैंने दिल्ली के सभी 5 बड़ी कपड़ा मिलों में सदस्यों के साथ एक यूनियन में काम किया। चूंकि हर मिल के बाहर पुलिस तैनात थी, इसलिए हम केवल मजदूरों के घरों में ही गुप्त रूप से निकल सकते थे। आपातकाल के दौरान दिल्ली में पहली हड़ताल की योजना इन बैठकों में बनाई गई थी। मिल प्रबंधन बिना किसी मुआवजे और छंटनी के खतरे के साथ 4 करघा प्रणाली शुरू कर रहा था। हमने पर्चे लिखे, उन्हें छापने के लिए साइक्लो स्टाइलिंग मशीन का इस्तेमाल किया और उन्हें बस स्टॉप या उन जगहों पर रख दिया जहां हमें पता था कि मजदूर गुजरेंगे। हमारे सदस्य मिल में पर्चे तस्करी करके लाते थे। मैं अक्सर मजदूरों के घरों में रात बिताता था, उनके परिवारों को जानता था और महिलाओं को संगठित करने के महत्व के बारे में सीखता था। प्रबंधन ने 18 अप्रैल 1976 की रात्रि पाली में कार्यभार बढ़ाकर नई व्यवस्था लागू की और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हरीश चंद पंत अपने पहले कर्मचारी थे जिन्होंने हड़ताल हड़ताल का नारा लगाया। इस पर बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई। ये वे गुमनाम नायक थे जिन्होंने आपातकाल के मजदूर विरोधी चेहरे को चुनौती दी थी। इसी अवधि में तथाकथित सौंदर्यीकरण अभियान भी चलाया गया शुरू किया गया। झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गईं, जिससे मिलों और कारखानों के पास रहने वाले हजारों गरीब परिवार विस्थापित हो गए। मैं पहले दिन वहां था जब मजदूरों को नंदनगिरी में जाने के लिए मजबूर किया गया, जो उनके कार्यस्थल से कम 25 किलोमीटर दूर एक पुनर्वास कॉलोनी थी। गर्मियों में यह रेगिस्तान जैसा था, ना पानी ना सफाई, बस हजारों गरीब धूल में लिपटे हुए थे। लोगों को स्थानांतरित करने के और भी तरीके थे, लेकिन सत्ता के अहंकार ने अमानवीय बना दिया। फिर नसबंदी अभियान चलाए गए। महिलाएं मुझे अपने छोटे से घर में खींच लेती और डरते हुए बताते कि सरकारी व्यक्ति आया है और उनके पतियों को नसबंदी शिविर में जाने का समय दिया है। इनमें से कई जगहों पर आतंक का माहौल था और मैंने श्रीमती गांधी और उनके बेटे संजय के खिलाफ सबसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना, जिन्हें उन भयानक जबरदस्ती अभियानों के निर्माता के रूप में देखा जाता है। हम दिल्ली की झुग्गियों और कारखानों में सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से को महसूस कर सकते थे और इस तरह मैंने एक और सबक सीखा जो एकजुट और दृढ़ निश्चयी लोगों की ताकत के बारे में था। आपातकाल लगभग 2 साल तक चला। भारत ने इसे उबर लिया और फिर भी आज ऐसा लगता है कि उस समय चाहे चाहे कितना भी भयानक क्यों न रहा हो, आज जो हो रहा है उसका एक ड्रेस रिहर्सल मात्र था। हमारे संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने के लिए निरंतर उपाय, सत्ता का संकेंद्रण, भारत के संसाधनों को शीर्ष व्यापारिक घरानों को सौंपना,
भारी असमानताएं, अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाना। आइए आपातकाल की 85वीं वर्षगांठ को भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान को बचाने के लिए हमारी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने का अवसर बने। फिलहाल ये आपकी राय। नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं, जो था हिंदू के ओरिजिनल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। द हिंदू का एडिटोरियल है। ये है ए लॉफ्टी कॉन्सेप्ट, ए गवर्नर एंड अनवांटेड कंट्रोवर्सी। जो अभी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है इसके बारे में है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हिंदी ट्रांसलेट करके। एक, इसका संपादक क्या है? एक उच्च अवधारणा, एक राज्यपाल और अवांछित विवाद। मुद्दा क्या है पहले यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मुद्दा होता है किस बारे में? भारत माता की अवधारणा के साथ एक गहरा और भावनात्मक रिश्ता है, लेकिन सभी संवैधानिक प्राधिकारी संविधान के ढांचे से बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से टॉपिक क्या है? केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच भारत माता की तस्वीर ने टकराव को जन्म दिया है। हाल ही में एक समारोह में राज्यपाल ने भारत माता की एक पेंटिंग लगाई थी, जिसमें भगवा रंग की साड़ी पहने एक महिला की आकृति दिखाई गई थी, जिसके एक हाथ में भाला था और उसके पीछे भारत के नक्शे की पृष्ठभूमि में एक शेर खड़ा था। यह पेंटिंग राजभवन के उस कमरे में लगाई गई थी जहां आधिकारिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस माला से सजी तस्वीर के सामने एक लंबा पीतल का दिया रखा गया था। कोई भी आधिकारिक समारोह शुरू होने से पहले राज्यपाल इसके सामने झुकते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने इस आधार पर अपनी आपत्ति जताई थी कि भारत माता की यह तस्वीर भारत के राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज या अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के विपरीत संविधान या किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार ने यह रुख अपनाया है कि वह राज्यपाल द्वारा आयोजित किसी भी आधिकारिक समारोह में भाग नहीं लेगी जहां यह तस्वीर प्रदर्शित की जाती है। भारत माता की जय का नारा स्वतंत्रता सेनानियों का भावात्मक नारा था, जो औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए लड़ रहे लोगों के मन में बिजली की तरह दौड़ता था। और जब उन पर लाठियां बरसाई जाती थी तो वे इस नारे को सबसे ऊंचे स्वर में लगाते थे। इस प्रकार भारत माता एक ऐसा नारा है जो भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान अनगिनत लाखों लोगों के दिलों में गहराई से गूंजता था। लेकिन केरल में इस मामले में सवाल यह नहीं है कि हमें भारत माता की इस छवि को नमन करना चाहिए, यह नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीयों का भारत माता के अवधारणा से गहरा भावात्मक जुड़ाव है। हालांकि केरल प्रकरण में मुद्दा यह है कि राज्यपाल राज्यपाल के पास भारत माता की कथित तस्वीर है और वह सरकारी समारोहों के आयोजन स्थल पर इसका इस्तेमाल करते हैं और आधिकारिक समारोह के हिस्से के रूप में उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राज्यपाल का आचरण, चूंकि भारत माता की किसी भी तस्वीर को संविधान या किसी कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, या राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह अपनाया नहीं गया है, इसलिए यह ऐसी तस्वीर सरकार द्वारा आयोजित किसी भी आधिकारिक समारोह का हिस्सा नहीं हो सकती। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत माता की यह तस्वीर केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल की जाती है। राज्यपाल राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उनसे संविधान के अनुसार आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। अपने कर्तव्यों और कार्यों के निष्पादन में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। राज्यपाल अपने कर्तव्यों और कार्यों के निष्पादन में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि वे केवल निर्वाचित सरकार की सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। इसलिए यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक बैठकों के स्थल पर ऐसी तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए, तो राज्यपाल को उस निर्णय का पालन करना आवश्यक है। भारत माता को एक माँ के रूप में सबसे पहले प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 19वीं सदी के अंत में अपनी रचना आनंद मठ में चित्रित किया था। लेकिन उन्होंने जो माँ का प्रतीक बनाया था वह बंगा माता, बंगाल की माँ था, न कि भारत माता, और यह बंगाली राष्ट्रवाद का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अब अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1905 में बंग माता की पहली पेंटिंग बनाई थी। चार भुजाओं वाली यह चित्रण कुछ मायनों में हिंदू देवी जैसा था। स्वामी विवेकानंद की एक प्रमुख शिष्या सिस्टर निवेदिता ने
इस पेंटिंग को भारत माता के रूप में लोकप्रिय बनाया। बाद में भारत माता की जय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे शक्तिशाली नारा बन गया। लेकिन बिना किसी दृश्य प्रतिनिधित्व के राष्ट्रीय आंदोलन ने कभी भी भारत माता की कोई तस्वीर नहीं अपनाई। एक उदात्त संकल्पना भारत माता की अवधारणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जितनी शानदार तरीके से परिभाषित किया है उन उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसे अपने अनोखे अंदाज में समझाया है। कभी कभी जब मैं किसी सभा में पहुंचता तो मेरा स्वागत करने के लिए एक जोरदार नारा लगता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अचानक उनसे पूछता कि उस नारे का क्या मतलब है, या भारत माता कौन है जिसकी जीत वे चाहते हैं। भारत के पहाड़ और नदियां और जंगल और विस्तृत मैदान जो हमें भोजन देते हैं वे सभी हमें प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जो मायने रखता है वह भारत के लोग हैं, उनके और मेरे जैसे लोग इस विशाल भूमि पर फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से ये लाखों लोग थे और उनकी जीत का मतलब इन लोगों की जीत थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत माता की इस महान अवधारणा ने केरल के राज्यपाल को शामिल करते हुए एक अनुचित विवाद को जन्म दिया है। जाहिर है, भगवा साड़ी पहने एक महिला की तस्वीर जिसके हाथ में भाला और एक शेर है, उसके पीछे भारत माता का प्रतीक नहीं हो सकता। ऐसी तस्वीर का प्रदर्शन 19वीं सदी के राष्ट्रवाद की वापसी है, जिसका आधुनिक समय में कोई महत्व नहीं है। गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष आधार था और वह समावेशी था। किसी देश का मानवीकरण एक पुराना विचार है। भारतीय समाज की विभाजनों, कई धर्मों, जातियों और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों को इस तरह के चित्र द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। राज्यपाल बनाम सरकार। देश ने राज्यपालों और राज्य की सरकारों के बीच कई अशोभनीय झगड़े देखे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया है और चीजों को सही करने की कोशिश की। फिर भी राज्यपाल और सरकार के बीच झगड़े होते रहते हैं। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर की गई व्याख्याओं ने राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में जोरदार ढंग से कहा था, संविधान के तहत राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं है जिसे वह अकेले कर सके, कोई भी कार्य नहीं। राजभवन केरल विवाद चाहे जानबूझकर हो या अन्यथा बिल्कुल अनावश्यक था। यह राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच संबंधों को खराब करता है। आधिकारिक कार्यों में निजी संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों या लोगों या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्वों का उपयोग नहीं किया जा सकता। राजभवन केवल राज्यपाल के निजी कक्षों से बना नहीं है। ऐसे कमरे और हॉल हैं जहां सरकारी समारोह आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह, जैसा कि राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। राज्यपाल सरकार की सलाह से बंधे हैं। उदाहरण के लिए ऐसे स्थानों पर तस्वीरें, चित्र लगाना और किसी आधिकारिक समारोह में विभिन्न क्रियाकलाप करना, जैसे कि सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार दीप प्रज्वलित करना। उदाहरण के लिए राज्यपाल का यह आदेश नहीं दे सकते कि भारत माता की तस्वीर सभी सरकारी कार्यालयों में लगाई जाए। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे केवल सरकार ही ले सकती है। सभी संवैधानिक प्राधिकारी संविधान के अनुशासन से बंधे हैं। सरकार को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह राज्यपाल को सलाह दे कि वह आधिकारिक बैठकों के आयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों पर भारत माता का तस्वीर न लगाएं, इस आधार पर कि ऐसी तस्वीर को संविधान या कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। चलिए लास्ट एडिटोरियल पढ़ते हैं। देखिए इसका क्या है, द एक्सिस ऑफ अपहील इन द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। फिर से ये पश्चिम एशिया का बात है, जिसको डिस्कस करते हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष में उथल पुथल की धुरी। कोई कबीर तनेजा है, ये पढ़ा बताए हैं। देखते हैं आखिर क्या मुद्दा है यहाँ से। शीत युद्ध काल की तरह दुनिया के शक्ति गुटों में विभाजित होने की कहानी की हवा निकल गई है। अच्छा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु जैसे जैसे स्थलों पर बमबारी के बाद इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम में तब्दील हो गया है। शीत युद्ध के दौर की तरह दुनिया के शक्ति गुटों में विभाजित होने की कहानी हवा हो गई है।
ईरान के नेतृत्व और क्षमता के राजनीतिक और सैन्य पतन के साथ इसके मुख्य साझेदार चीन और रूस ने दूरी बनाए रखी है। संघर्ष से पहले ईरान वैश्विक व्यवस्था में कथित विखंडन की कहानी का केंद्र था, जो मॉस्को और बीजिंग द्वारा बनाई गई दूरी के खिलाफ स्वादिष्ट पश्चिम के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच था, जिसे अमेरिकी विद्वान रिचर्ड फॉन्टेन और एंड्रिया केंडल टेलर ने उथल-पुथल की धुरी करार दिया था। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में ईरानी ड्रोन तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे मॉस्को और तेहरान ने कुछ क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद आपातस्थ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को स्थिर करने के लिए एक बार हाथ मिलाया था। इस बीच प्रतिबंधों ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान की आर्थिक गहराई को कमजोर कर दिया है। चीन ने देश से सस्ता तेल खरीदना जारी रखकर बहुत कुछ हासिल किया है। यह बीजिंग के लिए अपने स्थिर विकास को गति देने में सहायक रहा है, जबकि तेहरान को एक ऐसी राजनीति और समाज में बहुत जरूरी नकदी प्रवाह प्रदान करता है जो स्थिर वित्तीय धाराओं से वंचित हों। कोई संदेह नहीं, हालांकि इस संतुलन की रणनीतिक सीमाएं भी हैं। ये अक्ष जैसे अक्ष सॉरी ये अक्ष सबसे अच्छे रूप में एक कथात्मक निर्माण है। ऐसी कोई संधि नहीं है जो इन राज्यों को सैन्य ब्लॉकों में बांधती हो, जहां चार्टर को किसी भागीदार देश पर हमला होने पर युद्ध में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए जुटाया जा सके। फिर भी इन साझेदारियों की नींव गहरी है, जो संस्थानों, मुद्राओं, बहुपक्षवाद और आज की दुनिया के संचालन के तरीके के पुनर्निर्माण में फैलती हैं। वे डी डॉलराइजेशन स्विफ्ट जैसे पश्चिमी भुगतान गेटवे के विकल्प और ब्रिक्स जैसे संगठनों को मजबूत करना चाहते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के साथ साथ मौलिक पश्चिम विरोधी पारिस्थितिक तंत्र भी है, लेकिन इन सभी को सहारा देने के लिए कोई सैन्य संधि नहीं है, जो पश्चिमी प्रभाव को झेलने में एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है, जिसे संधियों और समझ दोनों का उपयोग करके पिन किया जाता है। फिर भी रूस और चीन ने समर्थन के तौर पर ईरान के पक्ष में बयान दिए हैं। मॉस्को ने इजरायल की कार्रवाइयों का समर्थन करने वालों की आलोचना की है, जिसमें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए द्वारा अपनाए गए पदों की अस्पष्टता और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्थाओं में हेरफेर करने के प्रयास शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीफोन कॉल में मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरकिनार कर दिया। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि ऐसा नहीं था कि पुतिन मध्यस्थता करना चाहते थे या करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन ही एकमात्र चीज हो सकती है जो रूस इस स्तर पर ईरान को दे सकता है। तेहरान ने श्री पुतिन मिस्टर पुतिन 2025 और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लगभग पूरी तरह से आर्थिक प्रकृति की है। ईरान के साथ दीर्घकालीन रूप से एक धुरी के रूप में गठबंधन करना समझ में आता है। अगर कोई देश के विशाल ऊर्जा भंडार, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों द्वारा सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी आधारित बाधाओं के कारण अप्रयुक्त हैं, पर विचार करता है, लेकिन तथ्य यह है कि ना तो रूस और ना ही चीन के पास सैन्य दृष्टि से तेहरान की सहायता करने का या इरादा बैंडविड्थ है। भले ही सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei के तहत वर्तमान राजनीतिक प्रणाली की उपयोगिता अपने अनेक व्यक्तिगत हितों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां रूस खड़ा है, मॉस्को के लिए यूक्रेन के खिलाफ युद्ध ने उसकी ज्यादातर राजनीतिक और सैन्य क्षमताओं को बांध दिया है। धुरी का दूसरा पारदर्शी सदस्य उत्तर कोरिया पहले से ही रूस को उसकी घटती सैन्य क्षमता को रोकने के लिए सैनिक मुहैया करा रहा है। इससे उसे सामरिक रूप से मदद करने की कोई क्षमता नहीं मिलती। तेहरान इससे पहले सीरिया में अपने ठिकानों और संपत्तियों के साथ कुछ हवाई शक्ति सहायता प्रदान करना संभव हो सकता था, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। हालांकि असद शासन के पतन के साथ, जिसे अब पूर्व अल कायदा नेता अहमद अल सारा ने बदल दिया है, विडंबना यह है कि वह अरब भागीदारों द्वारा आगे बढ़ाए गए पश्चिम के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। मॉस्को ने पश्चिम एशिया में अपनी एकमात्र सैन्य स्थिति खो दी है। चीन भी ईरान के समर्थन में आया है,
जबकि इसके विदेश मंत्री वांग ई ने अपने इजरायली समकक्ष के साथ बातचीत में इस बात का प्रकाश डाला कि इजरायली हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन